हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अपन रिवीजन कर रहे थे ये जो चैप्टर था अपना कर्व ट्रेसिंग वाला। तो उसमें सिमेट्री के बारे में अपन ने बात की थी पिछले अपने वीडियो लेक्चर में। यहाँ अपन सिमेट्री को लेकर के ही आगे चलेंगे और उसके साथ साथ अपन यहाँ पर जो है इसकी जो थ्योरी थी कर्व ट्रेसिंग की, उसको यहीं वाइंड अप करके फिर आगे अपन पोलर और पैरामीट्रिक इक्वेशन की कर्व ट्रेसिंग की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो अभी बच्चों ये देखें अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। किस लाइन के अबाउट अपन देखना चाह रहे हैं सिमेट्री? अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इसके लिए क्या करना है अपने को कि अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए वक्र की दो समीकरण में यदि x को माइनस वाई से, x को किससे माइनस वाई से और y को माइनस एक्स से अगर अपन जो है रिप्लेस कर देते हैं और समीकरण जो है अपरिवर्तित रहती है, समीकरण में कोई चेंज नहीं आता। ज़रा ध्यान दें अपन क्या कर रहे हैं इसमें। अपन कर रहे हैं कि x को तो कर रहे हैं अपन माइनस वाई से और y को कर रहे हैं माइनस एक्स से, यानी जिसको रिप्लेस कर रहे हैं x को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? y से, तो उसके आगे माइनस साइन लगा दो। और y को रिप्लेस कर रहे हैं अपन किससे? x से, तो x के आगे माइनस साइन लगा दो। अगर ऐसा करने पर समीकरण जो है वक्र की अपरिवर्तित रहती है, तो कर्व जो है रेखा y इज इक्वल टू माइनस एक्स के सापेक्ष जो है पारित होता है। फिर ऑपोजिट क्वाड्रेंट, सम्मुख पाद में, सम्मुख पाद कौन से? ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स। ठीक है। तो वक्र की दो समीकरण में, अगर वक्र की समीकरण दो फॉर्म में दी गई है, x को में x तथा y का चिन्ह बदलने से, यानी कि क्या करना अपने को? x को माइनस एक्स रखना और y को माइनस वाई रखना। यहाँ सिंपल है कि x इज टू बी रिप्लेस बाय माइनस एक्स एंड y इज टू बी रिप्लेस बाय माइनस वाई से प्रतिस्थापित करते हैं। यदि समीकरण अपरिवर्तित रहती है तो वक्र सम्मुख पाद, सम्मुख पाद कौन से हुए? प्रथम तथा तृतीय, द्वितीय और चतुर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड सेकंड एंड फोर्थ। तो इसको अपन अगर समझना चाहें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये और थर्ड, ये और फोर्थ, ये। तो फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्री मिलेगी और सेकंड और फोर्थ में सिमेट्री मिलेगी। कब? जब x को रिप्लेस करा अपन ने किससे? माइनस एक्स से, और y को अपन ने रिप्लेस कर दिया किससे? माइनस वाई से। तो ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स की सिमेट्री हो गई। ये अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स की हो गई। अब उसके बाद जब सिमेट्री सारी देख लेंगे, उसके बाद अपना काम आता है अगला ओरिजिन देखना। ओरिजिन देखने का मतलब ये अपन ले रहे हैं यहाँ पे कि वक्र क्या ओरिजिन से पास करता है ना? तो वक्र ओरिजिन से पास करने का सीधा साधा जो फंडामेंटल है वो ये है कि आप ये देख लें कि अचर पद तो नहीं है, यानी किसी भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म है तो वो वक्र मूल बिंदु से पास नहीं करेगा, और यदि अचर पद नहीं हो तो वो मूल बिंदु से गुजरेगा। अर्थात समीकरण में x बराबर 0 रखते ही अगर y बराबर 0 मिल जाता है तो अपन कह देते हैं कि वक्र जो है क्या है? ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये ओरिजिन से पास करने वाली बात होगी। उसके बाद है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ओरिजिन के लिए क्या था अपने पास? अपन ने पहले आर्टिकल भी देखा था। उसमें यदि वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो समीकरण की न्यूनतम कोटि के पद, लोएस्ट डिग्री टर्म को अपने को क्या रखना है? इज इक्वल टू 0। लोएस्ट, न्यूनतम कोटि के पदों को, लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 रखने पर मूल बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण प्राप्त होता है। लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करना है? इक्वल टू 0 रखना है, तो उससे अपने को मूल बिंदु पर स्पर्शी का समीकरण प्राप्त होगा। तो ये एक अपने पास एक और फंडामेंटल आ गया कि टेंजेंट एट द ओरिजिन कैसे निकालना है। फिर मूल बिंदु की प्रकृति, नेचर, नेचर की बात करनी है। मूल बिंदु की प्रकृति अर्थात साधारण या बहुल बिंदु ज्ञात यदि, तो ये मूल बिंदु से ही रिलेटेड ये वाला टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालने का मूल बिंदु पे किस तरह बिहेवियर है कर्व का, तो उसके बारे में अभी एक दो टर्न अपने पहले ही डिस्कस करा था रिवीजन के टाइम पे।
कि कस्प है, नोड है या कॉन्जुगेट पॉइंट है, ये अपन निकालना जानते हैं। वो अपन ने करा था ना del 2f अपॉन del x del y का होल स्क्वायर, है ना। और ये देखा था इज इक्वल टू एक फैक्टर और आगे था कि ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या लेस देन है। तो कस्प, नोड और कॉन्जुगेट पॉइंट निकालने थे, वो अपन इससे निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन निकालते हैं एसिम्प्टोट। तो एसिम्प्टोट के बारे में ये है कि पूर्व अध्याय 6 में बतलाई, अध्याय जो भी रहा होगा, बतलाई विधियों से वक्र की y अक्ष के समांतर या x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। इससे वक्र इन्फिनिटी की ओर किस तरह ट्रेवल कर रहा है इसके बारे में अपने को पता लग जाता है। तो एसिम्प्टोट निकालने का जो तरीका है वो एसिम्प्टोट वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ अच्छे से, पर अभी जब अपन कुछ एग्जांपल करेंगे तो अपन ये भी बात करेंगे कि एसिम्प्टोट को छोटे तरीके से कैसे उसमें फाइंड आउट करके रखा हुआ है, तो वो अपन तरीका एग्जांपल के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। और एसिम्प्टोट अपन को निकालने आने चाहिए, क्योंकि एसिम्प्टोट्स वाला चैप्टर अपन अच्छे से कर चुके हैं। उसके बाद आता है पॉइंट्स। पॉइंट्स वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। हालांकि जो भी पॉइंट अपन ने ऊपर यहाँ सारे डिस्कस कर रहे हैं, सारे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, पर पॉइंट्स का जो टॉपिक है इसमें कर्व ट्रेसिंग में, या पॉइंट्स वाला जो बिंदु है वो वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इंटरसेक्शन विथ एक्सिस देखते हैं उसमें, कि x बराबर 0 रखा तो y किस तरह बिहेव कर रहा है, y बराबर 0 रखा तो x किस तरह बिहेव कर रहा है। तो उससे पता अपने को कि कर्व x एक्स पे काटता है, कितनी दूरी पे काटता है, या y एक्सिस पे वो काटता है, कितनी दूरी पे काटता है, या काटता भी नहीं है, दोनों ही बातें हैं सारी बात। तो वो अपन जो है इंटरसेक्शन विथ एक्सिस में देखते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। तो फिर उसके बाद आता है रीजन। रीजन जो है फिर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो रीजन के बारे में आपको बताऊं कैसे देखना है, कि अपन y के टर्म्स में जो है x का मान फाइंड आउट कर लें, y बराबर fx, या इसका उल्टा कर लें, x बराबर fy कर लें। और फिर अपन ये देखें कि किन परमिजिबल पॉइंट्स के लिए y का मान वास्तविक आ रहा है। x का मान रखते जाएं कुछ कुछ और y का मान देखते जाएं। जैसे ही x का मान कुछ रखने से y का मान काल्पनिक आ जाएगा, तो इसका मतलब उससे आगे y कोऑर्डिनेट पे कर्व नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। फिर से मैं दोहरा दूं इस चीज़ को, क्या कहना चाह रहे हैं कि अपन y बराबर एक सिंपल चीज़ लेके चलें शुरू में, कि y बराबर x से fx अपन ने लिया, इसमें अपन क्या करते हैं, ऐसा कर्व को जमा लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x y। अब x के कुछ मान रखते जाते हैं, x के कुछ मान रखते हैं, और कहीं पर जाकर के ऐसा मान रखने में आ जाता है x का जहाँ पे y काल्पनिक हो जाए। जहाँ y काल्पनिक हो जाएगा तो उससे आगे y पे कर्व नहीं एग्जिस्ट करेगा। और इसका उल्टा अगर अपन देखना चाहें तो अपन ऐसा भी देख सकते हैं कि x बराबर fy। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि y का ऐसा मान रखते जाओ और कहीं जाके y का मान ऐसा रखने में आएगा कि x उस समय काल्पनिक हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। जहाँ वहाँ x इमेजिनरी हो जाएगा तो वहाँ x उससे आगे कर्व एक्सिस पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है रीजन के बारे में। और लास्ट है इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आता है, तो यानी कर्व उस जगह बढ़ता हुआ होगा। और किस जगह पे अगर डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 आ जाता है तो उस जगह कर्व घटता हुआ होगा। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देख सकते हैं अपन कैसे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल के। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे अपन जो है कर्व ट्रेसिंग को आसान बना सकते हैं, या उसको बजाय इसके कि जैसे अपन छोटी क्लासेस में करते थे, सारे x के मान रखते जाओ, y के मान निकालते जाओ और ग्राफ लेके प्लॉट करें। उसके अलावा ये जो डिफरेंस कैलकुलस में जो टेक्निक है उसके हिसाब से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, ये सारे पॉइंट जो अपन ने इससे पहले भी अपन ने पॉइंट डिस्कस करे हैं सिमेट्री से रिलेटेड, टेंजेंट एट ओरिजिन से, सारा कुछ देख के इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपन जो है कर्व ट्रेसिंग आसानी से कर सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस करने के बाद बशर्ते, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है इसमें, ठीक है। तो ये एक रिवीजन का ये वाला और चैप्टर वो था पोर्शन, तो वो अपन अभी कर लेते हैं। और इसके बाद जो है अगला अपन पोलर कर्व और पैरामीट्रिक कर्व की जो कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक्स।